बच्चों अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वेग, औसत वेग, इन सभी के बारे में, वेग परिवर्तन, अब उन्हीं से संबंधित प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न सामने दिया हुआ है, इसमें कह रहा है एक पक्षी है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड तक उत्तर की ओर उड़ता है। अगर हम यहाँ पर देखें, अपनी दिशाओं को यहाँ पर प्रदर्शित करें, ये ईस्ट मतलब पूर्व दिशा है, ये वेस्ट मतलब पश्चिम है, ये नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा हो गई, और ये दक्षिण दिशा हो गई। अगर हम पूर्व दिशा को एक्स अक्ष मान लें और नॉर्थ को वाई अक्ष मान लें, तो इसके हिसाब से प्रश्न में यह कह रहा है कि जो पक्षी है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड तक उत्तर की ओर उड़ता है। मतलब वो पक्षी इस दिशा में पहले उड़ रहा है 15 सेकंड तक, और उड़ते हुए वो किसी एक स्थिति पर पहुंच जाएगा। मान लो ओ से वो स्थिति ए तक पहुंच जाएगा। ऐसा करने में इसके द्वारा ओ से ए तक कितनी दूरी चली जाएगी, वो दूरी होगी वेग कितना है 20 और समय कितना है 15। तो अगर हम दूरी निकालें तो जो चाल है, चाल गुणे समय कर देंगे तो हमें दूरी मिल जाएगी। फिर ये कह रहा है कि वहां पर वो 5 सेकंड का विराम कर लेता है। मतलब ए पर पहुंच करके वो पक्षी 5 सेकंड तक रुकता है। पहले चला 15 सेकंड, फिर यहां पर वो 5 सेकंड रुक गया। फिर कह रहा है 24 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 10 सेकंड तक वो दक्षिण की ओर चलता है। मतलब फिर वो यहां से नीचे की तरफ दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करेगा और अगले 10 सेकंड तक चलेगा, और वो ऐसा करके 24 मीटर प्रति सेकंड से कहीं पर किसी स्थिति पर पहुंच जाएगा। अब हमें कुछ चीजें ज्ञात करनी है। पहला ज्ञात करना है तय की गई कुल दूरी। तय की गई कुल दूरी के लिए तो पहले तो 15 सेकंड तक जो उसने दूरी तय की है चाल 20 से, तो 20 गुणे 15, तो यहां से हमें मिलेगा 300 मीटर। वो पहले चला, फिर यहां पर रुका रहा। उसके बाद जब वो चला है तो 24 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चला है 10 सेकंड तक, तो फिर उसने जो दूरी तय की है वो हो जाएगी 240 मीटर। कुल चली गई दूरी उसकी है 540 मीटर। अब अगर हमें उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है तो औसत चाल हो जाएगी चली गई कुल दूरी बटे कुल समय। 15 सेकंड प्लस 5 यानी कि 20 सेकंड, और 10 सेकंड और कुल समय उसने लिया है 30 सेकंड का। तो इससे हमें 18 मीटर प्रति सेकंड उसकी औसत चाल मिल जाएगी। अगर हम देखें कि पहले 15 सेकंड में उसने जो दूरी तय की है वो उत्तर दिशा में है, और कितनी दूरी है 300 मीटर की, तो मतलब 300 मीटर वो उत्तर दिशा में गया और 240 मीटर लौटा। इसका मतलब अभी भी वो मूल बिंदु से लगभग 60 मीटर की दूरी पर है। मतलब अंतिम स्थिति उसकी यहां कहीं पर होगी। तो अब अगर हमें विस्थापन देखना है तो विस्थापन पहले तो उत्तर की दिशा y दिशा है, इसमें जो चली गई दूरी है अगर उसको हम इस दिशा के एकांक सदिश j कैप से गुणा कर दें तो हमें दिशा भी प्राप्त हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 300 j कैप माइनस 240 j कैप। तो इस समय 60 j कैप का विस्थापन दिखाई देगा मीटर में, यानी कि 60 मीटर का विस्थापन है उत्तर दिशा में। अब अगर हमें औसत वेग चाहिए तो कुल विस्थापन बटे समय से हम ज्ञात कर सकते हैं 2 मीटर पर सेकंड का जे कैप डायरेक्शन में, मतलब उत्तर दिशा की ओर उसका एक औसत वेग होगा 2 मीटर प्रति सेकंड का। अगले प्रश्न पर आ जाएं। इस प्रश्न में यह कह रहा है यदि एक कण 5 मीटर प्रति सेकंड से दक्षिण की ओर गति करे, दक्षिण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड से कोई वस्तु गति करे और फिर 90 डिग्री के कोण से बाईं ओर मुड़कर उसी समान चाल से चले, तो वेग परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। तो वेग परिवर्तन में ये इसका प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग है दक्षिण दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड का, तो v1 का मान हम लिख सकते हैं 5 माइनस जे कैप, और फिर 90 डिग्री मुड़ करके यहां पर उसका अंतिम वेग मिलेगा, और अंतिम वेग का मान है 5 आई कैप। हमें वेग परिवर्तन देखना है, तो बच्चों वेग परिवर्तन होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग है 5 आई कैप माइनस प्रारंभिक वेग माइनस 5 जे कैप। तो इससे हमें वेग में परिवर्तन दिखाई देगा 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप का। अगर हम इसका वेक्टर ड्रॉ करें 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप का, तो ये है 5 आई कैप दिशा में और ये है 5 जे कैप दिशा में, और इसका अगर हम परिणामी देखेंगे, ये x दिशा है, ये y दिशा है, परिणामी देखेंगे तो हमें ये 45 डिग्री के कोण पर परिणामी दिखाई देगा, जो कि क्या है वेग में परिवर्तन डेल्टा v। ये दिशा ईस्ट मतलब पूर्व और नॉर्थ के बिल्कुल बीच में है,
इसको हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, मतलब उत्तर पूर्व दिशा। तो उत्तर पूर्व दिशा में उसका वेग में परिवर्तन है, और उसका परिमाण अगर देखें तो 5 ये है, 5 ये है, तो ये परिमाण आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड का। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाए गए बच्चों। उसमें ये कह रहा है जब कोई कण किसी पथ पर गतिशील हो तो तात्क्षणिक वेग का परिमाण और तात्क्षणिक चाल एक समान होती है। जब भी कोई वस्तु किसी भी दिशा में गति कर रहा हो, कैसे भी गति कर रहा हो, मान लो यहां पर गति कर रहा है और इस समय उसका तात्क्षणिक वेग कुछ है, तो इस क्षण पर उसके तात्क्षणिक वेग का जो परिमाण है वही उसकी तात्क्षणिक चाल होती है। यह हमें याद रखना चाहिए। कण की चाल नियत किंतु वेग परिवर्ती हो सकता है, बिल्कुल सही है। जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि कोई एक वृत्तीय पथ पर कोई कण चल रहा है, मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड की एक नियत चाल से चल रहा है, लेकिन चाल तो नियत है, लेकिन दिशा में परिवर्तन होने के कारण हर समय उसके वेग में परिवर्तन हो रहा होगा। तो यहां पर चाल तो नियत है, लेकिन वेग कैसा है? परिवर्ती है। तो यह संभव है। फिर अगला पॉइंट यहां पर कह रहा है बच्चों, यदि कण नियत वेग से गति करे, नियत वेग का मतलब क्या है? चाल भी नियत हो गई और उसकी दिशा भी नियत हो गई। मतलब वेग का परिमाण ही चाल है और उसकी जो दिशा है वो भी अगर नियत है, तभी हम कहेंगे वेग क्या है? नियत है। तो उसकी तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक वेग का परिमाण, औसत चाल, औसत वेग का परिमाण सभी क्या होंगे? समान होंगे। अगर हम कह रहे हैं कि कोई एक कण एक दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड से चलता चला जा रहा है, मतलब उसका उस दिशा में चाल नियत है। चाल नियत है मतलब उस दिशा में वेग का परिमाण नियत है। तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक वेग का परिमाण हमेशा क्या होगा? 10 ही होगा। तो ये सारी चारों चीजें क्या हो जाएंगी? नियत हो जाएंगी। औसत चाल जो है किसी भी कण की बराबर या ज्यादा हो सकती है औसत वेग के परिमाण से। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि औसत चाल दूरी पर निर्भर करती है और औसत वेग विस्थापन के परिमाण पर निर्भर करता है। तो ये संबंध हम पहले भी देख चुके हैं कि चली गई दूरी का मान विस्थापन के परिमाण के बराबर या ज्यादा हो सकता है। उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि औसत चाल का परिमाण औसत वेग के बराबर या उससे ज्यादा हो सकता है। कभी भी जब हमें औसत वेग निकालना होता है, मान लें किसी कण का वेग परिवर्तनशील है, वो बदल रहा है लगातार, तो वेग में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। मान लो वेग में परिवर्तन समय के साथ हो रहा है, मतलब वेग जो है वो समय का फलन है। उदाहरण के तौर पर लिख दें, जैसे v बराबर रखा हो 3t+4, यानी कि वेग का मान समय लगातार बढ़ रहा होता है। तो समय अगर परिवर्तनशील है तो वेग भी यहां पर क्या है? क्योंकि समय पर निर्भर कर रहा है तो वेग भी परिवर्तित हो रहा है लगातार। हो सकता है वेग x का फंक्शन हो, x मतलब दूरी, या हो सकता है x कोई एक स्थिति है, ठीक है, x दिशा में कोई एक स्थिति है। तो इस स्थिति में परिवर्तन अगर हो रहा है तो वेग उस पर निर्भर कर रहा है। तो वेग यहां पर कैसा है? परिवर्तनशील है। उदाहरण के तौर पर लिख दें v = हो सकता है x² + x हो, यानी वेग x पर निर्भर कर रहा है। यहां पर भी वेग क्या है? परिवर्तनशील है। जब भी वेग परिवर्तनशील होगा तो दो बिंदुओं के मध्य हम क्या निकालते हैं? वेग का औसत मान। अब औसत मान अगर निकालना पड़े इस स्थिति में, जब v समय का फलन हो, तो इसको हम कहते हैं समय औसत वेग। और जब v मतलब वेग दूरी या स्थिति का फलन हो, उस समय जब हम औसत निकालते हैं उसको कहते हैं समष्टि औसत वेग। और औसत वेग निकालने का ये तरीका, फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। औसत वेग बराबर ये है, यहां पर समाकलन किया जा रहा है v का समय dt के साथ बटे समाकलन dt का, तो इससे हमें औसत वेग मिलेगा और इसको हम समय औसत वेग कहेंगे। अब जब स्थिति पर निर्भरता है तो dt की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों? वो dx आ जाएगा। तो यहां पर v dx/dx, बस हमें यहां पर v का मान वो रखना है जो हमें दिया गया है। ये मान रख करके बस हम इसका समाकलन कर दें, इसकी लिमिट्स के साथ हमें औसत वेग का मान मिल जाएगा। इस पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, यदि कण का वेग v = 2t+3 है, यहां पर वेग जो है बच्चों समय का फलन बताया गया है, समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो हमें समय 0 से लेकर के 3 के बीच में औसत वेग ज्ञात करना है। ठीक है, हमें पता है औसत वेग का फार्मूला, औसत वेग बराबर होगा समाकलन v dt/dt।
समय 0 से 3 तक जा रहा है, 0 से 3 हम लिमिट्स यहां पर पुट कर लें। v का जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो हम यहां पर पुट कर लें। 0 से 3 v की जगह पर रखेंगे 2t प्लस 3 dt बटे dt 0 से 3। बस इसका हम समाकलन करें, हमें औसत मान पता लग जाएगा। 2 यहां पर नियत है, t का जब हम समाकलन करेंगे तो t स्क्वायर बटे 2 आएगा, प्लस 3 नियत है, 3 का जब हम समाकलन करेंगे तो 3t आ जाएगा। तो ये मान हमें मिलेगा अंश में, लिमिट है 0 से 3, और हर में हमें जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा dt का t 0 से 3 तक। बस हम यहाँ पर इसके लिमिट्स पुट करें। जब हम 3 पुट करेंगे, यहाँ 2 काट दें, 3 पुट करेंगे t की जगह पर तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 इंटू टी की जगह 3 रख दें तो एक तो ये मान हो गया, माइनस जब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो t है यहाँ पर 0 हो जाएगा, t की जगह पर 0, और ये भी 0 मिलेगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा बटे 3 माइनस 0। तो हमें देखने को मिलेगा अंश में 9, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बच्चों, और 3 गुणे 3 भी 9 है तो 9 प्लस 9 18, 18 बटे 3 यानी कि 6 मीटर प्रति सेकेंड। ये है उस कण का औसत वेग। अगले प्रश्न पर आ जाएं बच्चों। यहां पर यह दिया हुआ है कि वेग जो है वो x मतलब स्थिति का फलन है, स्थिति के साथ वेग परिवर्तित हो रहा है, और हमसे कहा जा रहा है कि हमें समष्टि औसत वेग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहां पर समष्टि औसत वेग निकालने के लिए हमें पता है औसत वेग बराबर हो जाएगा बच्चों v इंटू डी एक्स बटे डी एक्स, और x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर के π/2, ये x की लिमिट्स दे रखी हैं 0 से π/2। बस यहां पर हमें v का मान रख देना है औसत वेग के लिए। v का मान है cos x गुणे dx बटे dx 0 से π/2। cos x का जब हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास यहां पर sin x आता है, cos x का समाकलन sin x होता है, तो sin x 0 से π/2 बटे dx का समाकलन करेंगे तो x आएगा 0 से π/2। लिमिट पुट कर दें, एक बार अगर x की जगह पर हम π/2 रखेंगे तो sin π/2 का मान होता है 1, तो यहां पर हमें मिल जाएगा 1 माइनस, एक बार 0 रखेंगे sin 0 का मान 0, x की जगह पर एक बार हम रखेंगे π/2 माइनस 0, तो हमें यहां से π/2 देखने को मिलेगा। सो 1/π/2, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 2/π। ये है औसत वेग, और इसको हम चूंकि वेग x पर निर्भर था तो इसको हम समष्टि औसत वेग कह सकते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों गतिकी का त्वरण। त्वरण का मतलब है वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। मतलब किसी वस्तु में समय के साथ जब वेग में परिवर्तन होता है तो एकांक समय में कितना वेग परिवर्तित हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं त्वरण। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण का अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो हम लिख सकते हैं त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। तो हम देख सकते हैं कि वेग में जो भी परिवर्तन होगा उसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड बटे समय सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक हो जाएगा, और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका सीजीएस मात्रक हो जाएगा। विमा देखेंगे तो वेग की विमा एल टी माइनस 1, समय की विमा टी है तो हमें एल टी माइनस 2 ये विमा दिख जाएगी त्वरण की। चूंकि त्वरण वेग पर निर्भर कर रहा है, वेग में परिवर्तन पर निर्भर कर रहा है, तो वेग एक सदिश राशि है, तो इस नाते त्वरण भी एक सदिश राशि होगी, और त्वरण की दिशा हमेशा वेग परिवर्तन की दिशा में ही होगी। त्वरण का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। एक समान त्वरण की अगर हम बात करें तो एक समान त्वरण मतलब यह हुआ कि यदि त्वरण का दिशा और परिमाण दोनों ही नियत रहे तो हम कहते हैं त्वरण नियत है या एक समान है, और यदि दोनों में से कोई एक चीज या दोनों ही परिवर्तित हो जाए तो त्वरण कैसा होगा, असमान या परिवर्ती त्वरण कहलाएगा। गणना के लिहाज से फिर से त्वरण में भी हम दो चीजों की गणना करते हैं, एक तो औसत त्वरण और एक तात्क्षणिक त्वरण।
औसत त्वरण अगर हम देखें तो ये है वेग परिवर्तन बटे लगा कुल समय, और मैंने जैसा बताया कि औसत त्वरण की दिशा हमेशा वेग परिवर्तन की दिशा में होगी। जब भी हम वेग परिवर्तन लिखेंगे तो वेग परिवर्तन का मतलब है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। इस पर आधारित कुछ प्रश्न देख लें बच्चों। इसमें यह कह रहा है यदि एक कार पूर्व की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील है, मतलब ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में कोई कार एक चाल 20 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील है तथा 10 सेकंड पश्चात वो 20 मीटर प्रति सेकंड से उत्तर की ओर चलने लग जाए, तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो किस तरफ है? पूर्व की ओर है, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रारंभिक वेग हम लिख सकते हैं 20 आई कैप, पूर्व दिशा मतलब एक्स दिशा, इसको एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन कहते हैं। और अंतिम वेग जो है वो किधर है? उत्तर की तरफ हो गया है, मतलब जे कैप डायरेक्शन में आ गया है, तो 20 जे कैप मीटर प्रति सेकेंड ये हो जाएगा इसका अंतिम वेग। अब अगर हमें औसत त्वरण चाहिए तो औसत त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे जो समय लगा है। तो वेग परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग अगर रखें 20 जे कैप माइनस 20 आई कैप, और समय कितना लग रहा है? 10 सेकेंड, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहां से हम देखेंगे हमें मिल जाएगा 2 जे कैप माइनस 2 आई कैप देखने को मिलेगा। तो ये है औसत त्वरण का मान मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। अगर हमें दिशा देखनी हो तो जो औसत त्वरण का मान आया है 2 जे कैप माइनस 2 आई कैप, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करें तो हमें ऐसा दिखाई देगा 2 जे कैप मतलब इस दिशा में हम 2 जे कैप आ गए, माइनस 2 आई कैप मतलब इस दिशा में 2 का परिमाण। और अगर हम इनका परिणामी देखेंगे तो दोनों भुजाएं समान हैं, इसलिए परिणामी 45 डिग्री के कोण पर, यानी कि ये है उत्तर दिशा और ये है पश्चिम दिशा, तो उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हमें औसत त्वरण दिखाई देगा। औसत त्वरण 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगले प्रश्न पर आ जाएं। इस प्रश्न में कह रहा है यदि एक कण r त्रिज्या के वृत्त पर नियत चाल v से गति करे, चाल नियत है, तो उस समय में औसत त्वरण बताएं जब वह थीटा कोण घूम जाए। कहने का मतलब है एक कण बिंदु a से इस b तक पहुंचा है, हमें औसत त्वरण ज्ञात करना है जब वो a से b तक पहुंचा होगा कण। तो a से b तक पहुंचने में अगर हमें औसत त्वरण चाहिए तो औसत त्वरण के लिए हमें चाहिए वेग में परिवर्तन का परिमाण और जो समय लगेगा a से b तक। ये हम लोगों ने पहले भी गणनाएं की हैं, उसी आधार पर हम इनके मान रखते हैं। a से b तक पहुंचने का जो समय होता है वो r थीटा अपॉन v है। अगर हम देखें औसत त्वरण तो वेग में परिवर्तन हमें चाहिए और समय चाहिए। वेग में परिवर्तन बच्चों हम लोगों ने पहले भी निकाला है, वह है 2v sin थीटा बाई 2। ये वेग में परिवर्तन आया था और जो समय लगा है वो कितना है? r थीटा बाई v। ये मान अगर हम रखते हैं तो हमें देखने को मिलेगा v ऊपर जाएगा तो यहां पर v स्क्वायर बाई r, 2 को हम नीचे ले आए हैं तो साइन थीटा बाई 2 बटे थीटा बाई 2 देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न को हल करने में बहुत सारा डाटा, बहुत सारा रिजल्ट जो हमारा पिछला है उसको हमने यहां पर यूज किया है। इसीलिए मैंने वहां पर आपसे कहा भी था कि फार्मूले याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है एक कण v चाल से t समय के लिए पूर्व दिशा में चलता है। तो पहले पूर्व दिशा में चला v चाल से और t समय तक चला, फिर बाएं दिशा में 90 डिग्री कोण पर मुड़ता है और उसी चाल से फिर t समय तक चलता है। मतलब आगे भी उसी चाल v से ये t समय तक चलेगा। मान लो वो a से चल करके यहां b तक पहुंच गया। पता करना है कुल दूरी। तो पहले जो नियत चाल से ये दूरी तय हुई है वो हो जाएगी vt, फिर vt यानी कि 2vt हो जाएगी कुल चली गई दूरी। अगर हमें औसत चाल चाहिए तो कुल चली गई दूरी बटे कुल समय से हमें औसत चाल दिख जाएगी। और हम वैसे भी कह सकते हैं कि जब वो एक नियत चाल से ही चल रहा है तो तात्क्षणिक चाल और औसत चाल हमेशा समान होती है, वो v हो जाएगी। विस्थापन अगर देखें तो पहले विस्थापन vt आई कैप में है, फिर विस्थापन vt जे कैप में है, तो ये विस्थापन हो जाएगा। अगर हमें विस्थापन का परिमाण देखना होता तो इसका मतलब हम विस्थापन जो ए बी है इसका अगर हमें परिमाण लिखना पड़े तो ये √2 टाइम्स ऑफ वीटी हो जाएगा।
औसत वेग अगर हम देखें, एक्चुअली यहां पर हम औसत वेग का परिमाण देखना चाह रहे हैं, तो औसत वेग का जो परिमाण है वो विस्थापन का परिमाण √2vt बटे जो समय लगेगा 2t, तो v बाई √2 ये औसत वेग का परिमाण है। और अगर हम दिशा लिखना चाहें तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब उत्तर पूर्व दिशा में। वेग परिवर्तन देखना चाहें तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग हमारा क्या है वी जे कैप में, और प्रारंभिक वेग क्या है हमारा वी आई कैप में। तो ये वी जे कैप माइनस वी आई कैप, ये वेग में परिवर्तन मिलेगा बच्चों। और औसत त्वरण अगर लिखना है तो वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग में जो परिवर्तन आया है वो आया वी जे कैप माइनस वी आई कैप। तो ए अगर हमें एवरेज लिखना पड़े तो वी जे कैप माइनस वी आई कैप डिवाइड करेंगे हम जो समय लग रहा है 2t से, तो ये है औसत त्वरण का मान। अगर हमें इसका परिमाण चाहिए, औसत त्वरण का परिमाण, तो वेग का परिमाण, वेग में परिवर्तन का परिमाण √2v बटे समय, तो यहां से हमें औसत त्वरण का परिमाण देखने को मिल जाएगा। और दिशा क्या है नॉर्थ वेस्ट। तात्क्षणिक त्वरण की बात करें, तात्क्षणिक मतलब एक किसी क्षण पर जो त्वरण का मान है, तो इसका मतलब यह है जो वेग परिवर्तन की दर होती है, वेग में परिवर्तन बटे समय, अगर ये समयांतराल बहुत छोटा है तो हमें जो त्वरण मिलेगा, मतलब अगर समयांतराल बहुत छोटा ले लें तो जो औसत त्वरण है वही तात्क्षणिक त्वरण में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर डेल्टा टी बहुत छोटा हो टेंडिंग टू 0, तो तात्क्षणिक त्वरण हमें dv/dt से मिलता है। अब अगर इसका हम परिमाण देखें, परिमाण के पदों में त्वरण को हम लिख सकते हैं dv/dt, या फिर हम यहां पर ds से गुणा और भाग कर लें, तो हमें यहां पर थोड़ा सा अरेंज करें तो dv, एक ds को हम इसके साथ ले लें और ds dt को हम ds के साथ ले लें, तो ds/dt हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा वेग, और dv/ds, तो v इंटू dv/ds ये भी एक दूसरा फॉर्म है। कुल मिलाकर के कहना यह है कि त्वरण ज्ञात करने के दो सूत्र हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर v समय का फंक्शन हो, v समय का फलन हो, तो त्वरण का मान हम ज्ञात करेंगे dv/dt से। और अगर कहीं ऐसा हो कि त्वरण v वेग फंक्शन हो स्थिति x का, तो त्वरण का मान हम ज्ञात करेंगे v dv/dx के मान से। यह हमें ध्यान रखना चाहिए, यह आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। यहां एक प्रश्न लिया गया है, हम अब जो अभी तक हमने सीखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न कर लें। कण का स्थिति सदिश दे रखा है 2t² i कैप प्लस 3t j कैप प्लस 5k मीटर में। हमें पता करना है 1 सेकंड पर वेग, चाल और 1 सेकंड पर कण का त्वरण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं जो स्थिति सदिश दे रखा है, ये स्थिति है कण की और समय के साथ परिवर्तित हो रही है, और अगर हमें वेग निकालना हो तो हमें इस स्थिति सदिश का अवकलन करना पड़ेगा समय के साथ। तो हमें वेग दिखाई देगा, इसका अगर अवकलन कर दें समय के साथ, तो 2 तो नियत है, t² का अवकलन 2t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4t i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 0। ये वेग का मान है, अब चाहे जो 0 है इसको ना भी लिखें, इसको हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये मीटर पर सेकंड में वेग हमें मिलेगा। अब हमें वेग चाहिए 1 सेकंड पर, वेग का मान 1 सेकंड पर निकालना है, तो हम लिख सकते हैं एट t = 1 सेकेंड वेग का मान हो जाएगा, यहां 1 रख दें, तो 4i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। इस समय इस वेग का परिमाण ही क्या है, चाल है, क्योंकि ये तात्क्षणिक चाल है, सॉरी ये तात्क्षणिक वेग है, किसी एक क्षण पर वेग। तो किसी एक क्षण पर जो वेग होता है उसका जो परिमाण है वही चाल होती है। तो अगर हमें चाल लिखनी हो तो चाल इसका परिमाण देखें तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हमें मिलेगा 16 प्लस 9 बराबर 5 मिल जाएगा ये मीटर पर सेकेंड। अगर हमें त्वरण देखना है 1 सेकंड पर, तो चूंकि वेग का जो समीकरण है, वेग दिखाई दे रहा है, समय पर निर्भर कर रहा है, तो इसका अगर हम एक बार अवकलन कर दें तो हमें त्वरण मिल जाएगा। तो त्वरण बराबर होता है dv/dt, तो इसका अवकलन करने पर हमें मिलेगा 4i कैप, t का अवकलन करेंगे 1 आ जाएगा, तो 4i कैप, यहां पर समय नहीं है, अवकलन क्या हो जाएगा 0, तो त्वरण का मान आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दिशा क्या है i कैप दिशा है।
अगला प्रश्न यहां पर दिया है बच्चों, इसमें कह रहा है कण की स्थिति, एक समीकरण दिया गया है x बराबर टी क्यूब माइनस 3t² प्लस 5 है। त्वरण शून्य होने पर वेग का मान ज्ञात करना है। मतलब हमें उस समय पर वेग का मान ज्ञात करना है जहां पर जब त्वरण शून्य है। तो इसका हम एक बार अवकलन करें। x बराबर टी क्यूब माइनस 3t² प्लस 5 दिया है, तो हमें वेग मिल जाएगा इसका एक बार अवकलन करने पर, और वो क्या हो जाएगा 3t² माइनस का 6t, और एक बार और इसका अवकलन करेंगे तो त्वरण आ जाएगा। मतलब dv वेग का जो समीकरण आया है इसका अवकलन कर दें, त्वरण आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 6t माइनस 6। हमसे पूछा जा रहा है त्वरण जब शून्य है तब वेग का मान बताओ। तो त्वरण को पहले शून्य कर लेते हैं। व्हेन a इज 0, a को 0 करते ही हमें दिखाई देगा 6t माइनस 6 बराबर 0, और टाइम का मान हमें 1 सेकंड मिल जाएगा। हमें इस सेकंड पर वेग का मान पता करना है। तो वेग t बराबर 1 सेकंड पर, यहाँ पर t का मान 1 सेकंड रख दें, तो 3 1² माइनस 6 इंटू 1, तो हमें दिखाई देगा 3 माइनस 6 यानी कि माइनस 3 मीटर पर सेकंड। मतलब जब त्वरण का मान शून्य है उस समय वेग क्या है -3 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है, एक कण के लिए x और t में संबंध दिया गया है, कितने समय पर वेग शून्य होगा। हमें वेग का मान कब शून्य होगा ये पता करना है। तो जो समीकरण दिया है t बराबर बच्चों दिया है √x प्लस 2, इसको हम x को एज अ सब्जेक्ट बना लें, x के पदों में समीकरण लिखें, तो √x बराबर हो जाएगा t माइनस 2, या x दोनों तरफ वर्क कर लें तो t माइनस 2 होल स्क्वायर। अब अगर हमें वेग निकालना है तो x का हम अवकलन करें समय के साथ तो हमें वेग मिल जाएगा, और अवकलन करने पर क्या मिलेगा 2t माइनस 2 घात 1 गुणे 1 माइनस 0, यानी कि हमें 2t माइनस 2 ऐसा देखने को मिलेगा। ये वेग हमसे पूछा जा रहा है कितने समय पर वेग शून्य हो जाएगा। तो वेग को शून्य कर दें, फॉर v इक्वल्स टू 0 करने के लिए हमें दिखाई देगा 2t माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो समय का मान हमें 2 सेकंड दिखाई देगा, यानी कि समय t बराबर 2 सेकंड पर कण का वेग क्या है शून्य है। अगला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, एक कण की स्थिति x बराबर at और y बराबर bt² के अनुसार परिवर्तित हो रही है, तो निम्न के मान ज्ञात करने हैं। कण का वेग ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है और पथ का समीकरण ज्ञात करना है। तो पहले हम x और y, ये एक्चुअली क्या है x और y निर्देशांक दिए हुए हैं, तो कण की स्थिति पहले हम लिख लेते हैं। तो कण की स्थिति जब भी हम लिखेंगे x और y में xi कैप प्लस yj कैप होगी। x का मान रख दें at i कैप प्लस bt² j कैप, ये r हो जाएगा। अब अगर हमें वेग पता करना है तो इसका हम एक बार अवकलन कर दें dr बाई dt, क्योंकि r समय का फंक्शन है। तो अवकलन करने पर बच्चों हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर a नियत है, t का अवकलन 1 हो जाएगा, तो ai कैप प्लस b कांस्टेंट है, t² का अवकलन 2t यानी कि 2bt j कैप, ये वेग का मान हो गया। अब हमें चाहिए त्वरण का मान। तो त्वरण हम यहां पर अल्फा कह दें, त्वरण ये हो जाएगा वेग का अवकलन करें समय के साथ, क्योंकि समय पर निर्भर कर रहा है वेग, ये तो नियत वैल्यू है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस 2b, t का अवकलन 1 हो जाएगा, j कैप। तो यानी कि त्वरण अल्फा का मान आ गया 2b j कैप। अब अगर हमें चाहिए पथ का समीकरण, पथ का समीकरण का मतलब ये होता है कि किसी भी कण के लिए जो x और y दिए हैं उनमें आपस में संबंध क्या है। x और y जो निर्देशांक हमें पता है उनका जो संबंध है वही पथ का समीकरण होता है। तो हमें पता है x बराबर क्या दिया हुआ है 80, तो यहां से हम t का मान ज्ञात कर लें, तो t बराबर आ जाएगा बच्चों x अपॉन a, और y बराबर दे रखा है bt²। यहां पर t का मान हम पुट कर लें x बाई ए, तो स्क्वायर है x² बाई a², यही हमारे पथ का समीकरण है। y और x में जो संबंध है यही हमारे पथ का समीकरण होता है। और चूंकि यहां पर दोनों y और x में से किसी एक की उच्चतम घात 1 है y की और दूसरे की उच्चतम घात 2 है यानी x की, तो ये समीकरण ये बताता है कि जो कण का पथ है वो परवलयाकार होगा। ये परवलयाकार पथ का समीकरण लिखा हुआ है। यहां पर एक प्रश्न लिया गया, इसमें कह रहा है यदि कण का वेग
v बराबर बीटा x की घात -2n है तो त्वरण बताएं। बीटा एक नियतांक है तो ठीक है, हमें पता है वेग x पर निर्भर कर रहा है, तो त्वरण का मान क्या होगा? त्वरण होगा v गुणे dv बाई dx। तो v का मान तो हम पहले ऐसा ही रख दें, बीटा x की घात -2n, ये हो गया v, और एक बार हमें इस पद का अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन करने के लिए हम यहां पर लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ बीटा x की पावर, इसमें से बीटा x की घात -2n, यहां से बीटा बाहर आ जाएगा और इस पद का जब हम अवकलन करेंगे तो आ जाएगा x की घात -2n, तो पहले बाहर आएगा, गुणा हो जाएगा, और x की घात -2n में से एक घात कम हो जाएगी। तो ये हमें देखने को मिलेगा इस पद का अवकलन करने पर। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लें, -2, बीटा यहाँ है तो बीटा स्क्वायर n, ये सब गुणा में लिख दिया। अब x की घात देखें तो यहाँ पर -2n है और x की घात यहाँ पर -2n - 1 है, ये जुड़ जाएंगी तो माइनस का 4n - 1 हो जाएगा। तो ये हमारा मिल जाएगा त्वरण का मान, -2 बीटा स्क्वायर n, x की घात, ये x की घात पूरा एक साथ लिख देते हैं, -4n - 1, ये है त्वरण का मान। बस हमें ये ध्यान देना था, यहां पर वेग जो है वो x पर निर्भर कर रहा है, तो त्वरण का मान इस स्थिति में v गुणे dv बाई dx से हम ज्ञात करेंगे। यहां पर एक प्रश्न दिया है, इसमें कह रहा है x का मान अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यूब है, तो हमें पता करना है वो टाइम जहां पर एक्सेलरेशन मतलब त्वरण 0 है, हमें वो समय पता करना है जिस समय पर त्वरण का मान 0 हो जाएगा। तो इसको एक बार अवकलन कर दें तो वेग मिलेगा dx बाई dt, तो इससे हमें दिखेगा 2 अल्फा टी माइनस 3 बीटा टी स्क्वायर, ये है वेग का मान। और एक बार और इसका अवकलन कर दें, चूंकि वेग समय का फलन है तो अवकलन करने पर हमें त्वरण मिल जाएगा, तो त्वरण का मान हो जाएगा dv बाई dt, तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 6 बीटा टी। अब हमें वो समय पता करना है जिस समय पर त्वरण का मान 0 है, तो त्वरण का मान 0 हो जाए फॉर a टू बी 0, त्वरण का मान 0 करें, 2 अल्फा माइनस 6 बीटा टी बराबर 0 करेंगे तो हमें टी का मान दिखाई देगा 2 अल्फा बटे 6 बीटा, यानी कि अल्फा बटे 3 बीटा। जैसा प्रश्न कहता जा रहा है वैसा हम करते चले जा रहे हैं। एक कण की स्थिति निम्न प्रकार है, अधिकतम वेग पर कण की स्थिति ज्ञात करनी है। जब वेग अधिकतम होता है तो चूंकि यहां पर x समय का फलन है, ऐसे ही वेग भी हमें समय का ही फलन मिलेगा। जब वेग अधिकतम होगा तो वेग परिवर्तन की दर 0 हो जाएगी, ये अधिकतम वेग मिलने की एक कंडीशन है। तो हम पहले निकाल लें, x बराबर दे रखा है 6t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, तो वेग का मान ज्ञात करें इसका अवकलन करके, तो हमें मिल जाएगा 12t माइनस 3t स्क्वायर, ये वेग का मान आ गया। अब अगर हम dv बाई dt का मान निकालें, dv बाई dt एक तरीके से क्या है, त्वरण है, ठीक है। तो dv बाई dt मतलब वेग का अवकलन कर दें हम, तो हमें मिलेगा 12 माइनस 6t, और जब हम चाहते हैं कण की स्थिति ज्ञात करनी जब वेग अधिकतम हो, तो उसके लिए अधिकतम वेग के लिए हमें dv बाई dt का मान 0 करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, ये आ जाएगा 12 माइनस 6t बराबर 0, तो यहां से t बराबर हमें 2 सेकंड मिल जाएगा। तो इसका मतलब है t का मान 2 सेकंड रखें x के इस समीकरण में, तो हमें वो स्थिति पता चल जाएगी जहां पर वेग का मान अधिकतम रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं x t बराबर 2 सेकंड पर हमें देखना है, तो यहां पर आ जाएगा 6 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, तो ये मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा 6 24 माइनस 8, तो यहां से हमें दिखाई देगा 16 मीटर। x की स्थिति 16 दिखाई देगी, अगर यूनिट मीटर में है तो यहां पर मीटर लिख सकते हैं। तो इस स्थिति पर वेग हमें अधिकतम मिलेगा। अगला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग कण का दे रखा है u और त्वरण का मान पता है, हमें t समय पर वेग ज्ञात करना है।
अभी तक बच्चों हम लोगों ने स्थिति से वेग और वेग से त्वरण अवकलन के माध्यम से निकाला है, अवकलन की सहायता से निकाला है। लेकिन जब हमें उल्टा करना होता है, त्वरण से वेग या वेग से स्थिति पता करनी होती है, तो हमें समाकलन की सहायता लेनी पड़ती है और यहां पर हमें वही करना पड़ेगा। हमें त्वरण पता है a बराबर k इंटू टी का, तो और वेग प्राप्त करना है तो a की जगह पर हम दो मान रख सकते हैं। a की जगह पर हम रख सकते हैं dv अपॉन dt या फिर a की जगह रख सकते हैं v गुणे dv बाई dx। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हमें आगे निकालना क्या है। चूंकि हमें वेग चाहिए समय के साथ, तो वेग और समय का रिलेशन यहां पर है, तो हमें यह समीकरण इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर हमें वेग निकालना होता दूरी के साथ या स्थिति के साथ, तो हम a की जगह पर ये मान रखते हैं। तो इसके साथ आगे बढ़ें, a की जगह रखेंगे dv बाई dt बराबर k इंटू टी, और यहां से हम dv बराबर लिखेंगे kt इंटू dt। ठीक है, अब दोनों तरफ इसका हम समाकलन कर लें, और समाकलन करते समय हमें इसकी जो लिमिट्स हैं वो रखनी पड़ेंगी। हमसे कहा जा रहा है कण का प्रारंभिक वेग u है, यानी एट t इक्वल्स टू 0 पर हमारा वेग का मान क्या है u, और किसी एक समय पर कण का वेग v जो हमें ज्ञात करना है। dv का समाकलन करेंगे तो हमें v मिलेगा, लिमिट u से लेकर के v तक, के नियत था इसलिए बाहर ले लिया था। t का अवकलन समाकलन करेंगे तो टी स्क्वायर बटे 2 आएगा, और लिमिट आ जाएंगी इसकी 0 से लेकर के t तक। मान रख लें तो यहां से एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो v माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो u बराबर k बाई 2 बाहर ले लेते हैं, t की जगह अपर लिमिट रखेंगे टी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0। तो यहां से हमें देखने को मिल जाएगा v बराबर आ जाएगा u प्लस k बाई 2 गुणे टी स्क्वायर। ये है t समय पर कण का वेग। स्टूडेंट्स, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में यह दिया गया है, एक कण है, उसका मंदन है a इक्वल्स टू के वी क्यूब, तो और कण का प्रारंभिक वेग हमें पता है v0 है। तो हमें ये ज्ञात करना है, कण का वेग पता करना है t समय के बाद, और दूसरी बार हमें पता करना है कण का वेग x दूरी तय करने के बाद। यहां पर मंदन के बारे में बता दें, जब भी कोई कण किसी दिशा में गति कर रहा होता है, जब गति की दिशा के विपरीत त्वरण कार्य करता है, तब हम उसको मंदन कहते हैं। इसमें वो कण की चाल को लगातार कम कर रहा होता है। ठीक है, हमें दे रखा है कि अगर हम पहला पार्ट देखें, हमें t समय के बाद वेग ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें स्थितियां पता है कि एट मतलब शुरुआत में t बराबर 0 पर वेग हमें कितना पता है, v0 पता है, वेग का मान v0, और किसी एक समय t पर हमें वेग का मान निकालना है। चूंकि हम त्वरण या मंदन से वेग पर आ रहे हैं, तो हमें समाकलन की सहायता से ये मान निकालना पड़ेगा, और समाकलन करने के लिए हमें लिमिट्स पता होनी चाहिए। तो वो लिमिट्स यहां पर हमें बताई जा चुकी हैं, दे रखी हैं। अब यहां पर आगे बढ़े, हमें पता है a बराबर के वी क्यूब दे रखा है, तो यहां पर हमने a का मान रखा है dv बाई dt। वो इसलिए रखा है क्योंकि हमें वेग का संबंध निकालना है समय के साथ, और यहां पर माइनस साइन हमने इसलिए ले लिया है क्योंकि मंदन जो है वो त्वरण के विपरीत दिशा में होता है। तो अगर ये मंदन है और dv बाई dt हम त्वरण की जगह पर लिख रहे हैं, तो यहां पर हमें ऋणात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा। तो यहां से आ गया dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस के वी क्यूब। अब यहां से v वाले पद को हम बाईं तरफ ले आए dv के साथ, और dt को हम दाहिनी तरफ ले जाएं, तो यहां पर आ जाएगा dv अपॉन वी क्यूब बराबर माइनस के dt। अब इसको आगे हल करें, v क्यूब को ऊपर ले जाएं तो v की पावर -3 dv बराबर हम माइनस के dt लिख सकते हैं। अब हम दोनों पक्षों में समाकलन कर दें, और इसके लिए हम यहां पर लिमिट्स लगा दें। के नियत है कांस्टेंट, उसको बाहर रख लें। समय t बराबर 0 पर वेग का मान है v0, और किसी एक समय t पर वेग का मान हमें ज्ञात करना है। तो इससे हमें लिमिट्स मिल जाएंगी, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, वेग के लिए लोअर और अपर लिमिट। v की घात -3 का जब हम समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा v की घात -2 बटे -2, और लिमिट्स आ जाएंगी v0 से लेकर के v तक बराबर माइनस के t dt का समाकलन करने पर t मिलेगा 0 से t तक। हम चाहें तो इस माइनस से इस माइनस को काट सकते हैं, और इस 2 को ले जा करके दाहिने पक्ष में गुणा कर सकते हैं, और v की घात जो -2 लिखा हुआ है इसको हम 1 बटे वी स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी हमें मिलेगा 1 बटे वी स्क्वायर, और
लिमिट्स आ जाएंगी v0 से लेकर के v तक बराबर, इसको यहां से हटा देते हैं, दाहिनी तरफ हमें मिलेगा 2 को ले जाकर के हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2k और यहां पर t माइनस 0, तो यहां से हमें 2kt मिल जाएगा। बाएं पक्ष में अगर हम यहां पर मान पुट करें तो हमें दिखाई देगा, अपर लिमिट रखें तो 1/v² माइनस 1/v0² इज इक्वल टू 2kt, और अगर हम इस पूरे पद को 1/v0² को दाहिनी तरफ ले जाएं तो हमें दिखाई देगा 1/v² बराबर 1/v0² प्लस 2kt, और इसको अगर हम हल करते हैं तो बच्चों में दिखाई देगा 1 प्लस 2kt v0² बटे v0², ये है 1/v² का मान। और अगर इसका हम व्युत्क्रम ले लें और फिर वर्गमूल ले लें तो हमें v का मान दिख जाएगा, और वो अंतिम v का मान क्या आएगा, v बराबर आएगा √v0² बटे 1 प्लस 2kt v0²। ये है v का मान जो कि समय पर निर्भर कर रहा है। तो ये पहला पार्ट हम लोगों ने हल कर लिया है। अब इसके सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं, जिसमें हमें वेग का मान दूरी के साथ ज्ञात करना है। तो यहां पर हम त्वरण को अगर लिखेंगे तो -kv³ हो जाएगा, और त्वरण की जगह हम लिखेंगे v × dv/dx बराबर -kv³, और यहां से एक v को काट करके हम यहां पर v² यानी कि dv/dx बराबर लिख सकते हैं -kv²। v वाला पद हम बाईं तरफ ले आए और यहां पर आ जाएगा v की घात -2 dv बराबर -k/dx। अब हम दोनों पक्षों पर इसका समाकलन कर ले, और समाकलन करने के लिए लिमिट्स हमें पता है, x बराबर 0 पर वेग का मान क्या है, v0, और जब हम x की स्थिति पर आएंगे, x बराबर हम x रखेंगे तो वहां पर वेग v होगा जो कि हमें ज्ञात करना है। बाएं पक्ष का अगर हम समाकलन करेंगे तो v की घात -1 बटे -1 आएगा v0 से लेकर के v तक, और इस तरफ हमें मिलेगा माइनस का k x 0 से लेकर के x तक। माइनस साइन को यहां से काट दें, 1 को यहां पर आ जाएगा v की घात -1 है, तो 1/v बच्चों में दिखाई देगा बराबर, यहां पर लिमिट्स ले लें v0 से लेकर के v बराबर k, और यहां पर x मिल जाएगा। लिमिट्स पुट करने के बाद x -0 तो x बचेगा, kx आ जाएगा। यहां पर अगर लिमिट्स बाएं पक्ष में हम रखें तो हमें अपर लिमिट रखने पर 1/v माइनस लोअर लिमिट रखने पर 1/v0 बराबर kx दिखाई देगा। इस पद को हम दाहिनी तरफ ले जाएं, 1/v बराबर kx प्लस 1/v0, और इसको हल करेंगे तो यहां पर आ जाएगा kx v0 प्लस 1 बटे v0 बराबर 1/v। तो इसका व्युत्क्रम ले लेंगे तो हमें वेग का मान मिल जाएगा v0 बटे 1 प्लस k v0 x। ये हमारा वेग का समीकरण आ गया है जो कि x पर निर्भर कर रहा है। आगे हमें यहां पर दे रखा है, यदि एक कण का त्वरण a बराबर kx² है, जहां k नियतांक है, तथा कण मूल बिंदु से विराम से गति करना प्रारंभ करे, तो कण की x दूरी के बाद चाल ज्ञात करनी है। x दूरी पर कण का वेग क्या होगा, तो हमें दे रखा है a बराबर kx², हमें वेग पता करना है x दूरी पर, तो a की जगह पर हम रखेंगे v गुणे dv/dx बराबर kx²। vdv इज इक्वल टू kx² dx। अब हम इसका समाकलन कर दें। हमें पता है मूल बिंदु पर विराम से चलना प्रारंभ किया है, मूल बिंदु पर x का मान 0 होगा और वेग का मान क्या है 0, क्योंकि विराम से चलना प्रारंभ किया है, तो ये हमें लोअर लिमिट दे देंगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं x बराबर 0 पर वेग का मान क्या है 0, और किसी स्थिति x पर वेग का मान हमें v ज्ञात करना है। समाकलन कर दें तो यहां पर हमें दिखाई देगा v का v² बटे 2 0 से v बराबर k x³ बटे 3 0 से x। तो अपर लिमिट ही रखने पर हमें वैल्यूज मिलेंगे, लोअर लिमिट तो 0 है, तो यहां से हमें v² बराबर मिलेगा 2 को हम उधर ले जाएं, सो 2k/3 x³। तो ये v² का मान आ गया है। तो अगर हमें v चाहिए तो वर्गमूल ले लें, v बराबर आ जाएगा 2k/3
एक्स क्यूब, ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। एक्स दूरी पर जो कण की चाल है v, उसका मान। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है यदि एक कण x बराबर 2 से समीकरण निम्न मतलब v बराबर 3 स्क्वायर के अनुसार गति आरंभ करे तो 2 सेकंड पश्चात कण की स्थिति ज्ञात करनी है। तो हमें दे रखा है v का मान 3t स्क्वायर और कण की स्थिति ज्ञात करनी है। तो स्थिति के लिए v को हम लिखेंगे dx बटे dt बराबर क्या है 3t स्क्वायर। dt को हम उस तरफ ले जाएं तो dx बराबर आ जाएगा 3t स्क्वायर dt। अब अगर हम इसका समाकलन कर दें तो समाकलन करने के लिए हमें लिमिट्स चाहिए। अब हमें यहां देखना है, इधर तो समय आ रहा है तो हमसे कहा जा रहा है एट t = 0 पर कण की स्थिति क्या है 2 है। तो जब यहां पर हम t का मान 0 रखेंगे तो इधर हमें उसकी स्थिति कण की स्थिति 2 रखनी पड़ेगी। और हम चाहते क्या हैं t बराबर 2 सेकंड पर, यानी कि जो उच्च सीमा है समय की, अपर लिमिट है वो 2 है, उस समय पर हम कण की स्थिति चाहते हैं, मतलब हम x का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो ठीक है, हम यहां पर ये सारे मान रख करके जब इसका समाकलन करेंगे तो 3 तो बाहर आएगा, टी स्क्वायर का समाकलन करने पर हमें बच्चों मिलेगा t³/3। तो यहां से 3 से 3 कट जाएगा और इधर dx का समाकलन करेंगे तो x आएगा। और इस x में जब हम लिमिट्स रखेंगे 2 से x की, तो हमें अपर लिमिट रखने पर x की जगह पर x मिल जाएगा और लोअर लिमिट रखने पर हमें 2 मिल जाएगा। तो बाएं पक्ष में हमें मिलेगा x-2 और बराबर दाहिने पक्ष में हमें मिलेगा t³ और लिमिट्स 0 से 2। अब अगर हम इसकी लिमिट्स पुट करें तो हमें दिखाई देगा x-2 बराबर t की जगह पर हम 2 रखेंगे, 2 की घात 3 मतलब 8 आ जाएगा और x का मान आ जाएगा 10, यानी कि x बराबर 10 की स्थिति पर कण होगा t बराबर 2 सेकंड पर। अब अगर इसमें हमें यह देखना होगा कि कण का विस्थापन कितना हुआ है, तो विस्थापन भी हम निकाल सकते हैं। विस्थापन क्या है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो विस्थापन हो जाएगा 10 - 2 8 का, यानी कि ये यहां पर जो लिखा हुआ है ये विस्थापन का मान ही लिखा हुआ था। तो विस्थापन के मान में जब हमने प्रारंभिक स्थिति को जोड़ दिया तो उससे हमें अंतिम स्थिति मिल जाएगी। अगले प्रश्न पर आ जाएं। इस प्रश्न में कह रहा है t बराबर α(x² + βx) दिया जाए तो कण का त्वरण ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो यहां पर हम एक बार इसका अवकलन अगर करते हैं, हमें स्थिति और समय में संबंध पता है। स्थिति और समय से अवकलन करके हम वेग में और फिर वेग का अवकलन करके हम त्वरण तक जा सकते हैं। मतलब यहां पर अब हमें अवकलन का हेल्प लेना चाहिए। तो यहां से अगर हम इस समीकरण में, चूंकि t हमें दे रखा है x का फलन है, तो t का हम अवकलन कर सकते हैं x के साथ, तो dt/dx समान आ जाएगा। यहां से अल्फा कांस्टेंट है, x² का अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो 2αx, और यहां पर बीटा नियत है, x का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो बीटा आ जाएगा। ये आ गया dt/dx का मान। अब हम जानते हैं चूंकि वेग बराबर होता है dx/dt, तो और यहां पर दिया है हमें dt/dx, मतलब हमें क्या दिया हुआ है dt/dx, तो ये हो जाएगा 1/v। या अगर हमें वेग का मान निकालना है तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, व्युत्क्रम लेना पड़ेगा। तो हम इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं और हमें वेग मिल जाएगा। तो वेग बराबर आ जाएगा 1/2αx + बीटा, ये मान हमें देखने को मिलेगा। अब अगर हमें यहां पर दिखाई दे रहा है कि वेग जो है वो x का फलन है, वेग x पर निर्भर कर रहा है और हमें त्वरण चाहिए, तो त्वरण होता है v × dv/dx। मतलब हम यहां पर त्वरण के लिए v × dv/dx के फार्मूले की हेल्प लेंगे। अब वेग तो दे रखा है, हमें एक बार इसका dv/dx निकालना पड़ेगा। तो dv/dx निकालने के लिए वेग को तो हमने ऐसे ही रहने दिया, dv/dx इस फलन का निकालने के लिए हम यहां पर प्रयोग ला सकते हैं। इसको अलग से मैं करके बता देता हूं। यहां पर वेग का मान जो दिया है वो है 2αx + बीटा की घात -1। अगर हम इसका dv/dx निकालेंगे तो हमें मिलेगा, एक जो है वो हम बाहर लाएंगे -1, 2αx + बीटा की घात हो जाएगा -2 गुणे, जब अंदर इस ब्रैकेट में लिखी हुई चीज का हम अवकलन करेंगे तो हमें बीटा का अवकलन 0 हो जाएगा, क्योंकि एक नियत मान है और 2αx में 2α नियत है, x का अवकलन 1 हो जाएगा, यानी कि यहां पर 2α मिलेगा। यानी कि इसके मान हम देखेंगे तो 2α/2αx + बीटा की घात 2 हमें ये दिखाई देगा, जो कि यहां पर लिखा हुआ है -2α/2αx + बीटा की घात 2।
ओवरऑल देखेंगे तो -2 अल्फा बटे जो पद यहां पर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर वही पद यहां पर लिखा हुआ है, तो घात हो जाएगी 3। इस पूरे मान को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं बच्चों, त्वरण का मान -2 अल्फा गुणे जो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की घात 3 है, तो इसको हम v³ भी लिख सकते हैं। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है, उसको समराइज करने के लिए इसमें कह रहा है यदि कण का वेग नियत है तो त्वरण 0 होगा। बिल्कुल सही है। हम जानते हैं त्वरण होता क्या है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर। अगर वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो त्वरण का मान 0 होगा। यदि कण का वेग नियत है तो किसी एक क्षण पर जो वेग है, मतलब तात्क्षणिक वेग का परिमाण और औसत वेग का परिमाण भी समान होता है। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बस ये आपको याद दिलाने के लिए पॉइंट को दोबारा यहां पर मेंशन किया जा रहा है। वह त्वरण जो वस्तु के वेग के विपरीत दिशा में हो उसको हम बंधन कहते हैं। मतलब वस्तु का वेग का दिशा मान लो ये है और इसके विपरीत अगर त्वरण कहीं ना कहीं बल से आता है, तो अगर यहां समझने के लिए हम ये समझें कि कोई कण किसी एक दिशा में गति कर रहा है और उस पर बल लग रहा है विपरीत दिशा में, उसको रोकने के लिए। जैसे हम जब गाड़ी से चलते हैं और ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने से हमारी गति क्या होती है, रुक रही होती है, कम हो रही होती है। तो उस समय जो ब्रेक्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो मंदन का काम कर रहे हैं। तो जब भी गति की दिशा के विपरीत त्वरण होता है उसको मंदन कहते हैं। चाल का बढ़ना या घटना इस बात पर निर्भर करता है कि वेग की दिशा और त्वरण की दिशा, त्वरण मतलब कहीं ना कहीं समझो बल। तो जब वेग की दिशा और त्वरण की दिशा क्या है इस बात पर निर्भर करता है चाल का बढ़ना या घटना। जब वेग की दिशा में त्वरण होगा तो चाल बढ़ेगी, चाहे वेग धनात्मक हो और त्वरण भी धनात्मक हो, दोनों एक ही दिशा में, तो इस दिशा में धनात्मक दिशा में चाल बढ़ेगी। वेग ऋणात्मक दिशा में हो, त्वरण भी ऋणात्मक दिशा में हो, मतलब दोनों एक ही दिशा में है, तो ऋणात्मक दिशा में चाल बढ़ेगी, जो कि यहां पर दर्शाया गया है। वेग धनात्मक, त्वरण धनात्मक, वेग ऋणात्मक, त्वरण ऋणात्मक, इन दोनों ही केसेस में चाल क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर कभी वेग की दिशा के विपरीत त्वरण हो, वेग धनात्मक, त्वरण ऋणात्मक, विपरीत है, वेग ऋणात्मक लेकिन त्वरण धनात्मक, अभी भी विपरीत है, तो इस स्थिति में चाल हमेशा क्या होगी, घटेगी। यदि कण की प्रारंभिक चाल 0 हो और त्वरण नियत हो, मतलब किसी कण को, जैसे हम किसी वस्तु को पृथ्वी से किसी ऊंचाई पर ले जाकर के छोड़ देते हैं, तो ऐसा करने में प्रारंभिक चाल क्या है, 0 है, और इस पर लगने वाला जो बल है वो गुरुत्व का बल है, तो इस पर लगने वाला जो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, वो नियत है। तो किसी वस्तु को अगर विराम से छोड़ा जाए गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत, तो वस्तु हमेशा हमेशा एक सीधी रेखा पर गति करती है, एक सरल रेखीय पथ पर चलेगा कण। यदि प्रारंभिक वेग अशून्य हो, मतलब 0 ना हो, प्रारंभिक वेग कुछ हो और त्वरण नियत हो, दो चीजें हैं, प्रारंभिक वेग कुछ है और त्वरण नियत है, तो पथ सरल रेखीय हो सकता है या परवलयाकार हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वेग और प्रारंभिक वेग और त्वरण की दिशाएं क्या हैं। अगर प्रारंभिक वेग की दिशा और त्वरण की दिशा समान है, एक ही दिशा में है, या फिर प्रारंभिक वेग के विपरीत दिशा में त्वरण है, तो इस स्थिति में पथ सरल रेखीय होगा। लेकिन अगर प्रारंभिक वेग की दिशा और त्वरण की दिशा के बीच में कोई कोण है तो पथ परवलयाकार हो जाएगा। V और A एक ही सरल रेखा के अनुदिश हैं, तो पथ सरल रेखीय होगा। इसका अच्छा सा एग्जांपल दें, किसी वस्तु को नीचे की तरफ हम फेंकें, जिधर गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है उसी दिशा में प्रारंभिक वेग दे दें तो वस्तु सीधी रेखा में नीचे आती है। इसका उल्टा, अगर वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकें ऊर्ध्व दिशा में और त्वरण विपरीत दिशा में लग रहा है, तब भी वस्तु की गति एक सरल रेखा पर ही होती है। लेकिन अगर हम गुरुत्व की दिशा से किसी एक कोण पर वस्तु को फेंकें, हमें दिख रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण की दिशा ये है और वस्तु को हम इस दिशा में फेंकें, तो हम देखेंगे वस्तु इस तरीके से एक परवलयाकार पथ पर चल करके जाती है। तो हम समझ सकते हैं इस चीज को, इसके गुरुत्वीय त्वरण की दिशा और क्षैतिज से अगर हम थीटा कोण पर प्रारंभिक वेग रखें, तो वेग और गुरुत्वीय त्वरण के बीच में एक कोण बन रहा है कि जो 0 से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। इस स्थिति में वस्तु एक परवलयाकार पथ को उसका अनुसरण करके आगे कहीं धरातल पर जाकर के टकराती है।
तो इस केस में यदि v और a समान सरल रेखा के अनुदिश नहीं है तो पथ परवलयाकार होगा। बेस्ट एग्जांपल है प्रक्षेप्य गति। किसी क्षण पर गति की दिशा, किसी भी क्षण पर गति की दिशा तात्क्षणिक वेग की दिशा ही होगी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो ये अपने 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं अभी तक जो हमने स्टडी किया है उससे रिलेटेड, ये आपके दिमाग में प्रश्नों को हल करते समय रहने चाहिए।